मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारी यूनिट है एसी सर्किट, यूनिट नंबर 9, उसमें हम एक टॉपिक की बात करेंगे और वह टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा की बात कर ले, क्योंकि जो चैप्टर हमारा है वह प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसकी बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो समय के एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। वह धारा जो अपनी दिशा एक निश्चित समयांतराल के पश्चात या निश्चित समयांतराल में, वह धारा जो अपनी दिशा एक निश्चित समयांतराल में परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो व्हाट इज एसी, इसका आंसर हो जाना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो अपनी दिशा एक निश्चित समयांतराल के पश्चात परिवर्तित करे। एसी इज दैट करंट व्हिच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल आपको देखिए बताता हूं। इस अक्ष पर समय लिया है, इस अक्ष पर धारा ली है। आप देख सकते हैं जीरो सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। यहां मान लीजिए 5 एम्पियर है और ये धारा -5। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस चित्र के अनुसार यदि किसी परिपथ में धारा इसके अनुसार परिवर्तित हो तो वह धारा प्रत्यावर्ती धारा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप 0 से 2 सेकंड 5 एम्पियर धनात्मक दिशा में, 2 से 4 सेकंड तक -5 एम्पियर, अर्थात 5 एम्पियर दिशा उसकी विपरीत हो गई। 4 से 6 सेकंड पुनः उसने दिशा चेंज किए, 5 एम्पियर, 6 से 8 -5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह धारा अपनी दिशा निश्चित समयांतराल के पश्चात परिवर्तित कर रही है। इस प्रकार की धारा जो होगी वह प्रत्यावर्ती धारा एसी होगी। इसके साथ साथ हम इस प्रकार की धारा की बात करें तो वो भी आप लिख लें। इस जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें धारा का परिमाण, मैग्नीट्यूड नियर था, कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन धारा का परिमाण परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे इस चित्र में हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए 0 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12। अब यहां पर आप देख सकते हैं धारा का परिमाण जो है वो देखिए, माना कि ये 2 एम्पियर हो, ये -2 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रत्येक 3 सेकंड में धारा अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है। 0 से 3 सेकंड पॉजिटिव, 3 से 6 सेकंड नेगेटिव, 6 से 9 सेकंड पॉजिटिव, 9 से 12 सेकंड नेगेटिव। तो यह धारा भी प्रत्यावर्ती धारा होगी। यहाँ पर परिमाण जो है वो चेंज हो रहा है। आप देखेंगे 0 से 3 सेकंड में पहले धारा बढ़ती हुई अधिकतम होकर के फिर 0, 3 से 6 सेकंड पर धारा बढ़ती हुई अधिकतम होकर के 0। इस प्रकार से ये धारा भी प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो इसको हम साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। साइन कर्व के अनुसार ये धारा चेंज होती है, इसलिए इसको साइनोसॉइडल एसी, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। जो हमें हमारे घरों पर मिल रही है वह साइनोसॉइडल एसी है, अर्थात यहाँ पर धारा का मान जो है वो साइन फंक्शन के अनुसार चेंज होगा।
समय के साथ साथ साइन फंक्शन के अनुसार चेंज होगा, इसलिए इसको साइनसोइडल एसी बोला है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। तो इस प्रकार से धारा साइनसोइडल फंक्शन के अनुसार यहाँ पर चेंज होगी। तो ऐसी धारा ज्यावक्री प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी, साइनसोइडल एसी कहलाएगी। इस चैप्टर में हम जो है प्रत्यावर्ती धारा की जो बात करेंगे वो साइनसोइडल एसी ही होगी। ज्यावक्री प्रत्यावर्ती धारा ही होगी जिसमें धारा का मान समय के साथ साइन या कोसाइन फलन के अनुसार परिवर्तित होगा। अब हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग हम देखें। फैराडे जो साइंटिस्ट था उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष उसने निकाले और उन निष्कर्षों को नियम के रूप में उसने लिखा है। ऐसे नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहलाते हैं। पहले प्रयोग की बात कर लें तो फैराडे ने जो प्रयोग किए हैं उसको मैं यहाँ पर संक्षेप में समझा कि एक कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है। इस कॉइल में, इस कुंडली का जो परिपथ बना हुआ है, इसमें कहीं पर भी विद्युत वाहक बल का ईएमएफ का सोर्स नहीं है, ठीक है। अतः इस परिपथ में किसी प्रकार की धारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस कुंडली की ओर हम चुंबक को गति कराएं तो हम ये पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वह विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्ट होती है। जब इस मैग्नेट को हम कुंडली की ओर ले जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुंडली की जो गैल्वेनोमीटर इसमें रखी हुई है वह गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वह विक्षेपित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिपथ में धारा बह रही है। धारा तब बहेगी जब विद्युत वाहक बल का स्रोत होगा। तो यहां हम ये कहेंगे कि जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यह जो घटना है यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। अब क्योंकि ये कुंडली बंद परिपथ में है, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया है तो इस कुंडली में धारा भी बहेगी। इस धारा को प्रेरित धारा कहेंगे। तो इस प्रकार से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। किस कारण से? चुंबक के कुंडली की ओर गति के कारण से। इस प्रकार की जो घटना है उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हम कह सकते हैं। अब और बात हम करें, यदि इस चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते स्थिर कर दिया जाए तो हम ये पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है वह शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा तभी तक प्रेरित होगी इसमें जब तक कि चुंबक गतिशील है। जैसे ही चुंबक स्थिर अवस्था में आ जाता है अब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है और धारा भी प्रेरित नहीं होगी। अतः गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो शून्य विक्षेप को दर्शाएगी। इसके साथ साथ फैराडे ने और भी इस पर प्रयोग किए। चुंबक को पहले वो कुंडली की ओर ले गया था, अब इस चुंबक को वो कुंडली से दूर ले जाते हैं। जब इस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब भी फैराडे ने यह पाया कि इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। अगेन इसका मतलब ये हुआ कि जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाएगा तब भी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और कुंडली बंद परिपथ में होने के कारण प्रेरित धारा भी यहाँ पर उत्पन्न होगी। अब दूर ले जाकर के इसको वापस से स्थिर कर दिया जाए, स्थिर रख दिया जाए, रोक लिया जाए तो अगेन हम ये पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य पर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल इसमें प्रेरित हो रहा है वह चुंबक की गति के कारण है, चुंबक के कारण नहीं। अगर चुंबक के कारण होता तो चुंबक स्थिर अवस्था में होता तब भी इसमें विक्षेप होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चुंबक कुंडली की ओर या कुंडली से दूर गति करे तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कुंडली बंद परिपथ में तो धारा भी इसमें प्रेरित होगी। तो ये फैराडे ने अपना प्रयोग किया। अब उसने इसके बाद एक काम और किया, उसने चुंबक को कुंडली की ओर
धीमे लेके गए पहले और फिर तेजी से लेके गए। उसने ये देखा कि इस समय विक्षेप कैसा है। तो जब चुंबक को कुंडली की ओर धीरे धीरे ले जाया जाता है या चुंबक को कुंडली से दूर धीरे धीरे ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की मात्रा कम होती है। इसका मतलब प्रेरित धारा यहाँ पर कम होगी। इसी प्रकार से जब चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से ले जाया जाए या चुंबक को कुंडली से दूर तेजी से ले जाया जाए तब भी उसने ये पाया कि विक्षेप की मात्रा जो है अब अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रेरित विद्युत धारा का मान या प्रेरित विद्युत भाग बल का मान इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चुंबक को कुंडली की ओर या चुंबक को कुंडली से दूर कैसे ले जाया जा रहा है, तेजी से या धीमे। अगर धीमे ले जाते हैं तो विक्षेप कम उत्पन्न होता है, तेजी से ले जाते हैं तो विक्षेप ज्यादा उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक की कुंडली की ओर गति जो है वो धीमी या तेज होने पर ही आपका जो प्रेरित विद्युत भाग बल का मान है वह निर्भर कर रहा है। इसके साथ साथ जो फैराडे साइंटिस्ट है उसने और भी प्रयोग किए और उसने अब की बार क्या किया कि चुंबक को तो स्थिर रख दिया और कुंडली को चुंबक की ओर ले गए। उसने सेम घटना वापस से पाई। जब कुंडली को चुंबक की ओर ले जाए तब भी उसने पाया कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि न केवल चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाए अर्थात चुंबक को स्थिर रख करके चुंबक को गतिशील रख करके कुंडली को स्थिर किया तब भी गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न हुआ। जब चुंबक को स्थिर रखा कुंडली को चुंबक की ओर ले गए तब भी गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति हो, रिलेटिव मोशन, चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति अर्थात रिलेटिव मोशन हो तब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली बंद परिपथ में है तो धारा भी प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कई सारे प्रयोग जो है वो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किए हैं और इसके आधार पर उसने कुछ नियम दिए हैं और वह नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहलाते हैं। दो नियम है ए और बी। जो प्रथम नियम है और जो द्वितीय नियम है दोनों को हम समझ रहे हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इससे पहले एक टर्म हम यहां पर देखना चाह रहे हैं वो है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हमने जो बात की है वो गति के रूप में। हमने ये कहा कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली बंद परिपथ में हो तो कुंडली में विद्युत धारा भी प्रेरित होती है। और हमने इसकी गति के बारे में भी बात की कि किस प्रकार की गति इनकी हो, धीमी हो तो क्या होगा और फास्ट हो तो क्या होगा। अब यहाँ पर इस मोशन की टर्म को हम रिप्लेस कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स से। हम लोग जानते हैं ये चुंबक, ये कुंडली। यहां पर आप देखें जब चुंबक को कुंडली की ओर लाएंगे तो कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स जो है वह इस फॉर्मूले से आता है phi=∫b.ds। इसका मतलब ये हुआ कि जब चुंबक को हम कुंडली की ओर ले जाएंगे तो क्योंकि कुंडली नजदीक हो गई है चुंबक के तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी वृद्धि होगी। इसी चुंबक को जब कुंडली से दूर ले जाया जाए तो क्या होगा, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी क्योंकि कुंडली अब दूर हो गई है चुंबक से। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कम हो जाएगी अतः चुंबकीय फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब फैराडे ने जब नियम बनाए तो उन नियमों में उसने मोशन के बजाय मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में उन नियमों को लिखा है और वह नियम इस प्रकार से होंगे। यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो कुंडली में धारा भी प्रेरित होती है और ये प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। जैसे ही
चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित नहीं होगी। यह हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। स्टेटमेंट यहां पर हम लिख रहे हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक ही रहता है जब तक कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। इसके साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो विद्युत धारा भी प्रेरित होगी। यदि कुंडली बंद परिपथ में है, क्लोज सर्किट में है, हो तो उसमें विद्युत धारा भी प्रेरित होगी। ये प्रथम नियम है। मैं इसको इस प्रकार से भी बोल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ there is a change in magnetic flux linked with the coil, then EMF is induced in the coil. This EMF lasts as long as there is change in magnetic flux linked with the coil. If the coil is in the closed circuit, electric current will also induce in it. ये जो EMF induce होगी, ये जो current induce होगी, उनको हम induced EMF and induced current बोलेंगे। इस प्रकार से यह प्रथम नियम है। फैराडे का जो प्रथम नियम है वह हमें विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने का कारण जो है वो देता है। अब विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा वो हमें किससे मिलेगा? द्वितीय नियम से मिलेगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं, सेकंड लॉ। तो यहां पर हम इसको अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म में लिख रहे हैं। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यदि मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करूं और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने कहा है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, अर्थात E जो है वह हमारा d∅dt के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको फिर आगे पर लिख पाएंगे E बराबर एक कांस्टेंट d∅dt। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू
सभी सिस्टम में 1 होती है, अतः E की जो एक्सप्रेशन है वह रहेगी d∅dt। तो इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। जो घटना हमने देखी थी वो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। देखिए हमने कहा था कि जब चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से ले जाया जाए, तेजी से ले जाया जाए तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो विद्युत वाहक बल ज्यादा प्रेरित होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल ज्यादा प्रेरित होगा तो प्रेरित धारा भी ज्यादा होगी। ये हमने ऑब्जर्व भी किया था। जब चुंबक को कुंडली की ओर धीमे धीमे ले जाया जाए तो समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगने से विद्युत वाहक बल कम प्रेरित होगा और धारा भी कम प्रेरित होगी। तो ये हम बात कर सकते हैं किसके आधार पर, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जो दो नियम हैं। प्रथम नियम जिसने हमें विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने का कारण दिया, द्वितीय नियम सेकंड लॉ जिसने हमें यह बताया कि विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा। अब विद्युत वाहक बल का मान हमारे पास है तो प्रेरित धारा का मान भी हम लिख सकते हैं। प्रेरित धारा कितनी होगी, क्योंकि यदि मैं ये मान लूं कि परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ में कुंडली और गैलोमीटर दोनों आ जाते हैं, यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, जो सर्किट मैंने बनाया था जिसमें दो चीजें थी कॉइल और गैलोमीटर, यदि उसका टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो तो जो प्रेरित धारा है, इंड्यूस्ड करंट है, उसका मान हमें मिलेगा स्मॉल आई बराबर ई बाई कैपिटल आर। हम लिखेंगे इसको 1/r d∅dt। इस प्रकार से प्रेरित धारा का मान भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम पढ़े, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। थैंक यू।